हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट लेसन रिलेटेड टू क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट। और इसका जो पहला पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया है, वो डिस्कस हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2। और इस चैप्टर में जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसमें जो इसका नरेटर है फ्रेंड्स नाम का एक छोटा सा बच्चा, जो पूरी स्टोरी को बताता है। और उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, उनके बारे में बताता है कि किस प्रकार की उनकी पर्सनालिटी है, कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है उनका। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं एल्सेस और लॉरेन, वो कैप्चर कर लिए गए होते हैं जर्मनी के द्वारा। और उस कैप्चर से क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट की लाइफ पे, या फिर आप कह सकते हैं कॉमन पीपल जो हैं फ्रांस के, उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं। साथ ही साथ ये भी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी राष्ट्र के लिए जो लैंग्वेज है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो लास्ट जो पैराग्राफ था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो मिस्टर हैमल हैं वो अपनी क्लास में, जिसमें स्टूडेंट के साथ साथ बाकी लोग भी उस गांव के बैठे हुए होते हैं, तो सभी से डिस्कस करते हुए समझाते हैं कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है एक ह्यूमन लाइफ में। और साथ ही साथ ये बताते हैं कि किसी भी काम को करने का जो राइट टाइम होता है वो तभी होता है जब उस काम को शुरू कर दिया जाए, यानी उसको टालना नहीं चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मिस्टर हमल बताते हैं कि अगर यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं तो गलती केवल उनके पेरेंट्स की नहीं है, गलती केवल ये नहीं है कि वो पढ़ने नहीं गए, स्कूल नहीं गए, बल्कि वो बताते हैं कि गलती उनकी खुद की भी है, क्योंकि वो भी कभी कभी हॉलीडे दे दिया करते थे बच्चों को जब वो फिशिंग करने जाते थे, मछली पकड़ने जाते थे। तो इस प्रकार एक छोटा सा डिस्कशन हम कर चुके हैं। और फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 जो है इसका लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक, आइए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें इसी पैराग्राफ से ये चैप्टर पढ़ना है। Then, from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language। और आगे जो नरेटर फ्रेंच है वो बताता है, वो बताता है कि किस प्रकार जो है मिस्टर हैमल जो है वो एक बात से लेकर के दूसरी बात को चर्चा करते हुए और साथ ही साथ जो फ्रेंच लैंग्वेज है उस पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेइंग दैट, और ये कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और वो बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे सुंदर लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल। द क्लियरेस्ट, और बताते हैं बिल्कुल स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, वी मस्ट गार्ड यानी हमें रक्षा करनी चाहिए, इट मीन्स इसकी, अमंग अस यानी अपने बीच में, यानी हमें इस लैंग्वेज को जिंदा रखना चाहिए, इस लैंग्वेज को बोलते रहना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी से भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि when a people are insulted, as long as they had hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। यहाँ से देखते हैं, बिकॉज मीन्स क्योंकि, when a people are इंसल्ट का मतलब होता है गुलाम बना लेना। ठीक, तो जब कहीं को लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, और उनकी जो पकड़ है अपनी भाषा पे जितनी अधिक मजबूत होती है, जितनी अधिक तीव्र होती है, as if, तो ऐसा मान लिया जा सकता है, they had the key to their prison, कि उस जेल से, उस गुलामी से निकलने का जो तरीका है, जो चाबी है वो उनके पास है। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई देश गुलाम बन जाता है और अपनी लैंग्वेज को, अपने सिविलाइजेशन को, अपने ट्रेडिशन को अगर गिव अप नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, तो ये माना जा सकता है कि उस देश से जो गुलामी है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो वर्क करती है की की तरह, एक चाबी की तरह, एक उपाय की तरह, एक समाधान की तरह, जब आप गुलामी के जंजीरों से बंधे होते हैं। तो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझाते हुए जो मिस्टर हैमल हैं वो बच्चों को ये बताते हैं। और आगे कहते हैं, देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड आवर लेसन, और तब फ्रेंच बताता है कि मिस्टर हैमल क्या करते हैं, ग्रामर की बुक खोलते हैं और जो अपना लेसन है उसको पढ़ते हैं। आगे देखते हैं,
आई वॉज अमेज्ड, और फ्रेंच बताता है कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और जो मिस्टर हैमल पढ़ा रहे थे इनको चैप्टर, तो उसको देख करके जो फ्रेंच है वो कहता है कि आई वॉज अमेज्ड, मुझे तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, टू सी यानी देख कर, हाउ वेल यानी कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ गया। आप जानते हैं जब भी कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, और जब वो चीज़ हमसे खो जाती है, गायब हो जाती है, हमसे दूर चली जाती है, तब उसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है। तो आज इसी तरह जो स्टूडेंट है, लिटिल बॉय है फ्रेंच, उसको ये बात समझ में आ रही है कि आज मुझे जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि जो टीचर हमें पढ़ा रहे थे उनका इंपॉर्टेंस क्या था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। वो कहता है कि जो भी चीज उन्होंने कहा वो मुझे बिल्कुल आसान लगा, बहुत ज्यादा आसान लगा। आई थिंक टू यानी मुझे भी ऐसा लगता है, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और वो आगे कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इतने ध्यान से तो मैंने कभी चीजों को सुना ही नहीं, अपनी टीचर की बातों को माना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने भी शायद कभी भी इतने धैर्य के साथ हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं समझाया। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। यहाँ देखते हैं, इट सीम्ड ऑलमोस्ट लगभग ऐसा लग रहा था, एज इफ मानो, द पुअर मैन, यहाँ पुअर मैन का मतलब है मिस्टर हैमल, यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं, बेचारे, बेचारे जो मिस्टर हैमल है, वांटेड टू गिव अस वो हमें देना चाहते हैं, ऑल उन सभी नॉलेज को, ही न्यू जो वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे यानी दूर जाने से पहले। और ऐसा लगता था फ्रेंड्स को कि जो मिस्टर हैमल है उसके टीचर हैं, वो उनके पास जितनी भी नॉलेज है वो सब अपने बच्चों को दे करके जाना चाहते हैं। एक नेचर होता है टीचर का। आई होप कि आप लोग भी इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टोप, एंड टू पुट इट ऑल और इन सभी नॉलेज को हमारे दिमाग में रखने के लिए, हमारे दिमाग में डालने के लिए, आवर हेड्स मतलब हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक यानी तुरंत। और वो ये चाहते हैं कि जो भी नॉलेज है वो तुरंत सभी बच्चों के दिमाग में चली जाए, यानी जितना उनके पास नॉलेज है वो सब डिलीवर कर दे अपने बच्चों। आगे देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी ग्रामर के बाद जो हमारा अगला लेसन था वो किस चीज में था, राइटिंग में, लिखने में। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन जो है मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कापियां थी, यानी वो नई कापी लेकर के आए थे। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत ही अच्छे से राउंड हैंड के साथ उसमें लिखा गया था, क्या लिखा गया था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, ये वर्ड उसमें छपे हुए थे बिल्कुल सुंदर राउंड हैंड से। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, और वो जो अक्षर छपे हुए थे छोटे छोटे, फ्रेंच को ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो फ्लोटिंग कर रहे हैं बिल्कुल नेशनल फ्लैग की तरह, जो कि फ्रांस का है। यानी जो छोटे छोटे अक्षर उसमें छपे थे, शब्द जो छपे थे, वो फ्रेंच को लग रहे थे जैसे वो जो है वहाँ का, यानी फ्रांस का नेशनल फ्लैग है जो यहाँ वहाँ लहर रहा है। इन द स्कूल रूम, यानी स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, और जो डेस्क पर जो रॉड लगी थी, जो छड़ी लगी थी, वहां पर भी वो ऐसे लग रहा था कि जो फ्रांस का झंडा है, फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है वो लहरा रहा है। ठीक, यानी आप एक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से जब ये लास्ट मोमेंट है, एल्सेस और लॉरेन नामक जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अब पूरी तरह से लॉस्ट होने वाले हैं, खोने वाले हैं। तो अपने देश के प्रति जो पैट्रियोटिज्म की भावना होती है, देशभक्ति की जो भावना होती है, वो भावना यहाँ के लोगों में अब जागृत हो गई है। उनको हर जगह अपना देश दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, यानी फ्रेंच आगे बताता है, नरेट करता है कि आप ये देख पाएंगे कि किस प्रकार सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं। सेट टू वर्क का मतलब होता है काम में लगा होना। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यहाँ कितनी शांति है, यानी क्लास में कितनी ज्यादा शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है। The only sound was scratching of the pens over the paper,
द ओनली साउंड, केवल एक ही साउंड, वाज स्क्रैचिंग, और वो किस चीज की साउंड थी? स्क्रैचिंग की, खुरचने की, ऑफ द पेन्स यानी कलमों का, ओवर द पेपर यानी पेपर पर, यानी केवल एक ही साउंड आ रहा था कि जब पेपर पर लिखा जा रहा था तो घिसने से जो आवाज आती थी कलम की, बस उतनी ही आवाज उस क्लास में सुनाई दे रही थी, बाकी कोई शोर शराबा नहीं था। जबकि स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो क्लास का डेली रूटीन हुआ करता था, स्कूल का जो डेली रूटीन हुआ करता था, उसमें काफी ज्यादा शोर शराबा दिखाई देता था। बट इस टाइम जब लास्ट लेसन होने वाला है तो क्लास पूरी तरह एकदम शांत, कहीं कोई शोर नहीं है, देयर इज नो नॉइज। वंस सम बीटल्स फ्लेव इन, और आगे वो बताता है कि एक बार सम बीटल्स यानी कुछ कीड़े, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसको बोल सकते हैं बीटल, यानी कुछ बीटल जो हैं फ्लेव इन, वो क्लास में उड़ते हुए दिखाई दिए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, टू देम, उन पर, यानी किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे प्राणियों में भी नहीं, यानी जो सबसे छोटे पंछी थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। पंछी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो लिटिलेस्ट वन का मतलब है, उसका मतलब है पिजन, जो आगे डिस्कस करने को मिल जाएगा। यानी जो सबसे छोटे जीव थे, जो सबसे छोटे जो है लिविंग बीइंग थे, उन्होंने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। यानी हम बात कर रहे हैं कबूतरों की। वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक, और यहाँ कबूतर के बारे में ही कहा गया है कि जो वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक, यहाँ जो फिश हुक है, फिश हुक का मतलब आप जानते होंगे, मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसको फिश हुक बोलते हैं। और जो यहाँ कबूतर है, इसके जो पैर होते हैं, इसकी संरचना भी थोड़ी फिश हुक जैसी होती है। तो यहाँ जो फ्रेंच है वो ये बताता है कि जिस प्रकार कबूतर के जो पैर हैं वो बिल्कुल फिश हुक की तरह हैं, और वो भी जब अपने पंजों से जो रूफ है, छत है, उस पर साउंड कर रहे हैं, यानी उसको खुरच रहे हैं, तो उसकी भी एक आवाज आ रही है, यानी वो भी अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ जो वर्ड लिखा गया है वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फुसुक, उसका मतलब है स्क्रैचिंग विद दियर क्लॉज, यानी जो उनके पंजे हैं उससे वो क्या कर रहे हैं? स्क्रैच कर रहे हैं, खुरच रहे हैं, उससे वो आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंच ट्यू, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो भी क्या हो? फ्रेंच हो। ठीक, यानी जो कबूतर हैं वो भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, यानी बताया जा रहा है कि छत पर जो है द पिजन्स, कबूतर हैं, कूड, जो धीरे धीरे आवाज कर रहे थे। वेरी लो का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे आवाज करना, कूड का मतलब होता है गुटरुगु करना, अपनी आवाज में बोलना। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद ये बात सोची, यानी मेरे दिमाग में ये बात आई, यानी जो फ्रेंच है वो बता रहा है कि मेरे दिमाग में ये बात आई, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, वो सोचता है कि क्या वे उन्हें जर्मन में गाना गवाएंगे। यानी ये बात कर रहा है जर्मनी के सोल्जर्स की, सैनिकों की। यानी वो सोच रहा है कि अगर एल्सेस और लॉरेन जर्मनी में शामिल हो गए हैं तो क्या वो कबूतरों से भी इस बात की पुष्टि कराएंगे, यानी उनसे गाना गवाएंगे कि जर्मन में ही गाओ, फ्रेंच में मत गाओ। अब कबूतर तो जर्मन और फ्रेंच का अंतर समझते नहीं, फिर भी क्या कबूतरों पर भी उनका वो जो एक रूल है वो अप्लाई होगा, वो चलेगा। तो हमें यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो ह्यूमन है उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग सोसाइटी के तौर पे, या फिर अलग अलग कह सकते हैं रिलीजन के तौर पे, या अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग देश में बांट रखा है। लेकिन फिर भी जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो पूरी दुनिया ही बिल्कुल सेम है, और उनकी जो लैंग्वेज है वो कहीं बदलने वाली नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई कबूतर फ्रांस में रह रहा हो तो फ्रेंच लैंग्वेज में अपना जो है गुटरुगु करेगा, और अगर वो जर्मनी में रह रहा हो तो उस लैंग्वेज में गुटरुगु करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसकी तो अपनी सेम लैंग्वेज है जो कहीं पे बदलने वाली नहीं है। तो वही बात यहाँ पे फ्रेंच कहता है कि क्या जो जर्मन के लोग हैं वो कबूतरों से जर्मन में भी गाना गवाएंगे? क्या कबूतर ऐसा करेंगे? तो सीधी सी बात है कि वो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आगे देखते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. Whenever यानी जब भी, I looked up, मैं ऊपर देखता था, from my writing यानी अपने राइटिंग को लिखते हुए, करते हुए, I saw तो मैंने देखा कि मिस्टर जो हैमल है, सिटिंग मोशनलेस,
वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, हिल डुल नहीं रहे हैं। इन ही चेयर, यानी अपने चेयर में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वो कभी एक वस्तु देख रहे हैं, एक चीज को देख रहे हैं क्लासरूम में, और फिर तुरंत ही दूसरी चीज को देख रहा है। यानी वो इधर उधर घूर रहे थे। गेजिंग का मतलब होता है स्टेयर, घूरना, किसी चीज को बहुत अटेंटिवली देखना। ठीक, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और ऐसा लगता था, ही वांटेड टू फिक्स, यानी वो फिक्स कर लेना चाहते थे, रख लेना चाहते थे, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी उस छोटे से स्कूल रूम में जो भी चीजें जैसी दिखाई देती थी बिल्कुल वैसी। वो चाहते थे कि जैसी वो वस्तुएं दिखाई दे रही हो, उनकी जो मेमोरी है वो उनके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए, ऐसा लगता था। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place, यानी कितने आश्चर्य की बात है कि लगभग 40 वर्षों से, 40 ईयर से वो सेम प्लेस में रह रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और बाहर जो है, विंडो के बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसी के ठीक सामने उनका क्लास लगा करता था, यानी वो पढ़ाते थे। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक, आगे देखते हैं। Only the desks and benches had been worn smooth, यानी कह रहे हैं कि ओनली मीन्स केवल, द डेस्क एंड बेंचेज, यानी जो डेस्क और बेंच थे, हैड बीन वर्न स्मूथ, वो थोड़े पुराने हो गए थे, एंड स्मूथ, और मुलायम हो गए थे। यानी डेस्क और बेंच को भी जो है 40 साल हो गए थे, और बैठते बैठते जो डेस्क और बेंच थे वो थोड़ा घिस गए थे और बिल्कुल मुलायम हो गए थे। The walnut tree in the garden were taller, और जो गार्डन में वॉलनट का ट्री था, वॉलनट मतलब होता है अखरोट, है ना, अखरोट का जो पेड़ था गार्डन में, वह टालर, वो पहले से अधिक टालर हो गया था, ऊंचा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और जो होप वाइन का पौधा उन्होंने लगाया था, यहाँ जो एक वर्ड है होप वाइन, वो एक प्रकार की लता होती है अंगूर की तरह, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक, इसको होप वाइन बोलते हैं। तो जो होप वाइन का पौधा है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने लगाया था, ट्वाइंड, ट्वाइंड का मतलब होता है मुड़ जाना, ट्विस्टेड, तो वो मुड़ चुका था, यानी कह सकते हैं गोल गोल राउंड में जो है वो आगे बढ़ रहा था। अबाउट द विंडो टू द रूफ, यानी विंडो से होकर के, और वो छत पर जा रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। इस प्रकार विंडो से पूरा लगा हुआ था, और धीरे धीरे उसकी जो लताएं हैं, जो वाइन्स है, वो छत को टच करने वाली थी। आगे देखते हैं। How it must have broken his heart to leave his job, और किस प्रकार जो उनका दिल है, यानी जो मिस्टर हैमल का दिल है, वो टूटा होगा, यानी उनको तकलीफ हुई होगी ये सब छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उन्होंने अपनी सिस्टर को रूम में इधर उधर जाते हुए देखा, और जो उनका ट्रंक्स था, जो बक्सा था, उसको पैक करते हुए उन्होंने देखा। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन ही जो है वो उस कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। आगे समझते हैं। बट, लेकिन, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास इस बात की हिम्मत थी, इतना धैर्य था कि वो सभी के अंतिम लेसन तक जो है वो सुनते रहे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, यानी राइटिंग के बाद हमारे पास जो अगला लेसन था, अगला जो हमें पढ़ना था, वो थी हिस्ट्री। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बो बू, इसके कहने का मतलब ये है कि जो बेबीज हैं, अब यहाँ जो बेबीज वर्ड है, बेबीज का मतलब है कि बच्चे, उसके क्लास के बच्चे, फ्रेंच के जो क्लासमेट थे उनको बेबीज कहा गया है। तो जो क्लास के बच्चे थे वो चैंटेड, यानी जोर जोर से रिपीट कर रहे थे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे वो भी रिपीट कर रहे थे लगातार चीजों को। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी वहां पीछे जो है, जिस सबसे उस रूम के पीछे जो बैठे हुए थे, उनमें कौन बैठा था? ओल्ड हॉसर, जैसा कि हम पहले में मेंशन कर चुके हैं।
तो उसने क्या किया कि हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे बंद कर लिए, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, दोनों हाथों से अपने प्राइमर को पकड़ा। प्राइमर बुक आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो बेसिक किताब होती है लैंग्वेज की, उसको बोलते हैं प्राइमर। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और उनके साथ जो है लेटर को, जो उनकी स्पेलिंग होती थी उनको स्पेल्ड करने लगा, यानी जोर जोर से बोलने लगा, चिल्ला चिल्ला के पढ़ने लगा, ठीक, बच्चों के साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइम, और सभी लोग ये देख पा रहे थे कि वो भी रो रहा था, यानी जो ओल्ड हाउसर था वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, यानी उसकी जो आवाज थी वो कांप रही थी, विथ इमोशन, भावनाओं में डूब के, यानी वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि उसकी आवाज कांपने लगी थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और इस प्रकार उसे देख पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा फनी था, यानी हमको तो थोड़ा बहुत मजा आ रहा था। लेकिन दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, लेकिन अभी यहाँ क्या था कि हमें दोनों चीजें करने का मन कर रहा था, यानी हंसने का भी और रोने का भी, यानी कंफ्यूजन हो गया था कि हंसे कि रोएं। आगे लिखा, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, और इस प्रकार मुझे वो जो लास्ट लेसन है वो अच्छी तरह से याद। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आ रही होगी, और हम जल्दी ही इसके लास्ट पैराग्राफ तक पहुंचने वाले हैं। आगे दिखा है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तुरंत ही क्या हुआ कि अचानक द चर्च क्लॉक, यानी चर्च की जो क्लॉक थी, जो घड़ी थी, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, चर्च की घड़ी में जो है कितने बजे, 12 बजे। देन द एंजल्स, और जो घंटी लगी थी वो भी बजनी स्टार्ट हो गई, जैसा कि यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं। चर्च में देखते होंगे अधिकतर जो है घंटी और घड़ी दोनों साथ लगी होती है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं, आगे देखेंगे, एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियंस, जो ट्रम्पेट था, जो कह सकते हैं कि एक साउंड था। ट्रम्पेट का मतलब होता है वो जो बैंड बजाते हैं लोग, मतलब आप देख पा रहे होंगे जब प्रैक्टिस करती है कोई आर्मी, तो एक प्रकार का आर्मी का बैंड होता है, उसको ट्रम्पेट बोलते हैं, ठीक। तो वो जो ट्रम्पेट था वो भी अचानक बजा, और किनका था वो ट्रम्पेट, पर्सियन का था। रिटर्निंग फ्रॉम डील, जो कि अपने अभ्यास से लौट रहे थे, यानी उनके लौटने का समय हो गया था। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और हमारी खिड़की के नीचे ही, यानी बगल से ही वो लोग ऐसे साउंड कर रहे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप, और मिस्टर हैमल जो है वो खड़े हो गए। वेरी पैल, उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। इन हिज चेयर, यानी अपने चेयर पर खड़े हो गए वो। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, यानी मैंने उन्हें कभी भी इतना जो है दुखी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सैड ही, यानी उन्होंने, यानी मिस्टर हैमल ने कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड, उन्होंने कहा कि मैं, लेकिन तभी किसी चीज ने उन्हें क्या किया, रोक दिया। यानी वो पूरी तरह से इतना इमोशनल हो गए थे कि वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे वो कह भी नहीं पा रहे थे। 2 बार वो बोले कि मैं मेरे दोस्तों, और इतना ही बोल करके किसी चीज ने उन्हें रोक दिया, यानी उनके इमोशन ने उनको रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, यानी बिल्कुल वहीं पे रुक गए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट्स, बियरिंग का मतलब होता है घसीटते हुए, और पूरी तरह से घसीटते हुए, आप विद ऑल हिज माइट, यानी अपनी पूरी ताकत से, ही रोट एज लार्ज ही कुड, और उन्होंने उतने बड़े अक्षरों में लिखा जितना कि वो लिख सकते थे। और उन्होंने क्या लिखा, वी लव फ्रांस, यानी फ्रांस की जय हो, ठीक, लिव लॉन्ग फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, और तब वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सर को झुकाकर, अगेंस्ट द वॉल, दीवार की ओर। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें एक संकेत दिया। गेस्चर का मतलब होता है संकेत देना। विद हिज हैंड, यानी अपने हाथों से। और क्या संकेत था, स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी स्कूल समाप्त होता है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। आई होप ये जो चैप्टर है
जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे आप एज ए स्टूडेंट अपने टीचर के साथ। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आप अच्छे से इस चैप्टर को रिलेट कर पाएंगे कि एक देश में अगर कहीं अटैक हो जाता है या वो देश के कुछ हिस्से जो है किसी और देश द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। और इस प्रकार जी की जो ये इमोशनल स्टोरी है जो दिखाती है कि किस प्रकार जो टाइम है वो हमारे हाथों से लगातार निकलता जाता है, और साथ ही साथ ये दिखाती है कि स्टूडेंट और एक टीचर का रिलेशन कैसा होता है। तो ये जो चैप्टर है वो हमें ये सिखाती है कि जो भी हमें वर्क मिलता है उसको हमें समय से कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आई होप कि ये छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक अगर आप चैनल पर बने हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।